नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हाँ, और वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। तो देखते हैं हम आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो इतिहास है उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें से प्रागैतिहासिक काल है जो वह 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और जो प्रागैतिहासिक काल है इतिहास का वह समय जब मानव का हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस टाइम पीरियड का जो प्रागैतिहासिक काल है जो कि लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के जो टाइम है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसका हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर हमने इसका जो अध्ययन है किस आधार पर किया, तो इस टाइम पर जो मानव है वो आदि मानव, प्रारंभिक जो मानव है वह केवल जानवरों के जैसा जीवन है वो व्यतीत करता था और उसने उस समय जिन जिन उपकरणों का उपयोग किया अधिकांश वो किसके बने होते थे, पत्थर के। तो इस कारण से जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें अधिकांश किसका अध्ययन किया जाता है, पाषाण काल का। तो ये हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। अब देखते हैं हम इसमें आगे कि जो मानव है, मानव का विकास कैसे हुआ। फिर आगे हम प्रागैतिहासिक काल है जो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले हमें स्टार्टिंग से ये समझना होगा कि जो मानव है उसका विकास कैसे हुआ। मानव के विकास के संबंध में हमें कुछ चर्चा करनी पड़ेगी और वो बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि जो मानव का विकास है, जब हमारे पास कोई इस विषय में कोई अध्ययन नहीं हुआ था तब माना जाता था कि जो मानव है, मानव का उद्भव किसी दैवीय उत्पत्ति, अचानक ईश्वर के द्वारा अचानक से जो मानव है उसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन जब धीरे धीरे विकास हुआ और अध्ययन किया गया तो इसके संबंध में भी अनेक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, प्रैक्टिकल किए। तो उस आधार पर फिर आगे हमें मानव के विकास के जो चरण हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन का जो क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि जो मानव है, मानव का जो उद्भव है, मानव की जो उत्पत्ति है अचानक ईश्वरीय देन नहीं है, अचानक देवीय उत्पत्ति नहीं है। जो मानव का जो विकास है वो धीरे धीरे क्रम से हुआ है कि सबसे पहले मानव है, जो मानव की उत्पत्ति जल में हुई, सबसे पहले जो जलचर जीव हैं वो बने। इसके बाद धीरे धीरे विकास होते होते, क्रमिक परिवर्तन होते होते जो जलचर के बाद थल में रहने वाले जीव बने, उभयचर बने। इस प्रकार से धीरे धीरे मानव का विकास हुआ है। तो ये डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है। और ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वो है द ओरिजिन ऑफ। इनकी जो रचना है वो कौन सी है, देख लेते हैं हम। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इसका मतलब है प्राकृतिक वर्णवाद। तो इसमें इन्होंने अपनी सारी रिसर्च को, जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने अपनी सारी रिसर्च को लिखा हुआ है। चार्ल्स डार्विन है जो, इनका कहना है कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति किसी दैवीय प्राणी के रूप में अचानक तो हुई नहीं है, बल्कि उसका क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। और जीवों के अस्तित्व के लिए निरंतर जो जीव हैं उनमें संघर्ष भी होता रहता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप योग्यतम प्राणी ही जीवित रह पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो
कुछ जीव जो विलुप्त हो गए हैं जैसे कि डायनासोर, तो ये हैं जो ये प्रकृति से संघर्ष नहीं कर पाए हैं। जो जीव संघर्ष कर पाए हैं प्रकृति से और जीवित हैं तो वही जीवित रह सकते हैं। ये इनका जो प्राकृतिक वर्णवाद है, इस जो चार्ल्स डार्विन है। और प्राणियों जो जीव हैं जब ये प्रकृति से संघर्ष करके जीवित बच जाते हैं तो जो प्राणी हैं उनकी हर पीढ़ी में एक नए नए जो लक्षण हैं वो निर्मित हो जाते हैं, और जो ये नए लक्षण उत्पन्न होते हैं वो वंशानुगत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वंशानुगत हो जाते हैं। और जो संतति है अपने पूर्वजों से थोड़ी सी क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये जो नए लक्षण डेवलप होते हैं प्रकृति से संघर्ष करने के कारण, और तो उनमें जो जीव हैं जीवों के लक्षणों में कुछ ना कुछ क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। और फिर आगे ये जो नए लक्षण डेवलप होते हैं वो अगली संतति में, अगली पीढ़ी में बने रहते हैं। इस प्रकार क्रमिक परिवर्तन होते गए और क्रमिक विकासवाद के कारण ही आगे चल कर के मानव की उत्पत्ति हुई। और हाँ, जो मानव है, मानव के विकास संबंधी और उद्भव संबंधी दो सिद्धांत दिए जाते हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है एकात्मक सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत कहलाता है समांतर उद्गम सिद्धांत। जो एकात्मक सिद्धांत है इसमें कहा गया है कि जो मानव है, मानव का विकास मूल रूप से कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका में। और अफ्रीका से ही यह संसार के विभिन्न भागों में जो मानव है, संसार के अन्य भाग हैं वहाँ पर अफ्रीका से ही ये पहुँचे हैं। तो इस सिद्धांत को विसरण सिद्धांत भी कहा जाता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो मानव है उसका विसरण हुआ है। और इस सिद्धांत को, एकात्मक सिद्धांत को, इसी कारण से विसरण सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो समांतर उद्गम सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो मानव का उद्भव है वो जो विश्व है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में समांतर, जैसे कि मान लीजिए अफ्रीका में यदि मानव का उद्भव हुआ है तो यहाँ यूरोप में भी, एशिया में भी, हर जगह समांतर उसी टाइम पर मानव का विकास और उद्भव हुआ है। तो ये जो दो सिद्धांत हैं मानव के उद्भव संबंधी, एकात्मक सिद्धांत और समांतर सिद्धांत, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये हम याद रखेंगे। हाँ, इसके साथ ही जो मानव का जन्म है, मानव की जन्म स्थली है जो, वो अफ्रीका महाद्वीप रहा है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो पुरा अवशेष हैं वो अफ्रीका से ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो अफ्रीका है इसको मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। ये फैक्ट हमें याद रखना है कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति है अफ्रीका में हुई है। अब हम देखते हैं मानव विकास के चरण। तो जो मानव विकास के चरण हैं मुख्य रूप से 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? मुख्य रूप से 4। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स एक, दूसरा है होमो इरेक्टस पिथेकैंथ्रोपस, और तीसरा है होमो सेपियन निएंडरथाल, और चौथा है होमो सेपियन क्रो-मैग्नन। इनको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स है ये मानव विकास का पहला चरण है। सबसे पहला ये जो चरण है मानव विकास का, तो इसकी उत्पत्ति लगभग 50 लाख ईसा पूर्व से 30 लाख ईसा पूर्व के मध्य हुई, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं। और ये मानव के आदि पूर्वज हैं, ये सभी मानव के आदि पूर्वज हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं जो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई है। और इनका जो भौगोलिक वितरण है ये केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए गए। कहाँ पाए गए? केवल अफ्रीका महाद्वीप में। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं केवल अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित हैं। हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें कि 1924 में
क्या हुआ कि जो रेमंड डार्ट नामक एक विद्वान को, रेमंड 1924 में रेमंड डार्ट, रेमंड जो डार्ट हैं, इनको दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में टोंग नामक स्थान पर एक चूने की खान से एक खोपड़ी प्राप्त हुई। स्कल क्या प्राप्त हुआ इनको? एक बालक की क्या हुई? खोपड़ी प्राप्त हुई। किनको? 1924 में रेमंड डॉट को, जो साउथ अफ्रीका है, इसके ट्रांसवाल क्षेत्र से एक खोपड़ी, जीवाश्म, जो खोपड़ी किसकी थी? एक बालक की, ये प्राप्त हुई और इस जीवाश्म को नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये वास्तव में लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव सम प्राणी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ क्या होता है? मानव सम प्राणी। इस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो अर्थ हो गया दक्षिणी मानव सम प्राणी। हाँ, इसमें से ऑस्ट्रेलिस का जो अर्थ है दक्षिणी होता है और पिथेकस, जो पिथेकस है, इसका अर्थ होता है मानव सम प्राणी। तो जो संपूर्ण शब्द है इसका अर्थ हो गया दक्षिणी मानव सम प्राणी। तो ये जो साउथ अफ्रीका में ये जो हमें प्राप्त हुआ, जो बालक है एक, उसकी खोपड़ी जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुई और इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, और ये कहाँ पर प्राप्त हुआ? केवल अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये सबसे पहले जो आदि पूर्वज हैं केवल अफ्रीका महाद्वीप तक ही ये सीमित रहे। हाँ, अब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स की कुछ विशेषताएं भी देखते हैं। हाँ, हम एक जीवाश्म की बात और कर लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला, ऐसे ही इथोपिया के हादार से हमें मादा कंकाल के कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए। मादा कंकाल के कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए जिसके 40% पार्ट हैं जो इस अवशेष के, वो एकत्रित कर लिए गए और इसको नाम दिया गया लूसी। क्या नाम दिया गया? लूसी, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? इथोपिया के हादार से। ठीक है, और ये जो लूसी है इसको कहा जाता है मानव माता। क्या कहा जाता है? मानव माता। इसे भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और लूसी, ये जो दो नमूने हैं, दो जीवाश्म हैं, इन दोनों को ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स इसकी श्रेणी में रखा जाता है। और भौगोलिक वितरण हम देख ही चुके हैं कि ये केवल अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित हैं। अब हम इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं, इसका जो कद है वो लगभग 4 फीट, क्योंकि जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं इनका कद आज के मानव की तुलना में छोटा था। कितना था? छोटा, और लगभग 4 फीट। और इसकी जो कपाल गुहा की जो क्षमता है वो लगभग 450 घन सेंटीमीटर से 700 घन सेंटीमीटर तक थी, जो ये आदि पूर्वज हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। तो इनका कद लगभग कितना था? 4 फीट का, और कपाल गुहा क्षमता 450 से 450 से लेके 700 घन सेंटीमीटर तक। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं इनकी जो पीठ है, जो बैक है, ये थोड़ी मुड़ी हुई थी और ये क्या करते थे? मुक्त हाथों का प्रयोग। मतलब यदि हम बानर, कपी और ऑस्ट्रेलोपिथेकस
जो मानव है उसमें अंतर देखें तो इनमें मुख्य रूप से अंतर क्या था कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स जो मानव है, जो हमारे विकास का प्रथम चरण है, वो अपने हाथों का मुक्त प्रयोग कर सकता था, जो कि वानर या कपी नहीं कर सकता। और यही इनमें एक मुख्य पहचान थी, वानर और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स में। तो इनकी पीठ मुड़ी हुई थी और ये क्या कर सकते थे, मुक्त हाथों का प्रयोग। चेहरा तो कपी की तरह ही था, बानर है जो उसी की तरह था, लेकिन ये अपने हाथों का मुक्त प्रयोग कर सकते थे। और जो इनके दांत हैं, जो रत्नक दांत छोटे और इंसीजर, रत्नक दांत कौन से होते हैं, सामने वाले अपने जो 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये जो दांत हैं ये छोटे थे। और इंसीजर जो रत्नक के साइड में होते हैं, जो नुकीले होते हैं, ये भी कैसे आगे ना हो करके ऊर्ध्वाधर खड़े थे इनके। और तो ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, इनकी कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस मानव है इसे पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जाता है और होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। तो इनका जो टाइम है ये लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। और ये कहाँ, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं उनसे ही विकास करके इनका विकास हुआ आगे। तो इनमें क्या अंतर आए हमें ये देखना है। तो जैसे हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं उनकी जो पीठ है वो झुकी हुई थी, लेकिन आगे विकास करके ये है जो सीधे चलने लगे, तो इसको सीधा चलने वाला कपी मानव कहा गया। और इसका विस्तार अफ्रीका, एशिया और यूरोप। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स हैं वो केवल कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित थे, लेकिन ये अन्य महाद्वीपों में भी ये इनका विस्तार पाया गया। और भारत में जो नर्मदा घाटी में इसके पुरा अवशेष मिले हैं होमो इरेक्टस के। हम पढ़ते हैं कि जो हथनौरा है वहाँ से हमें मानव मादा की जो खोपड़ी है वो मिली है, हथनौरा, जो कि कहाँ पर, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है हथनौरा, नर्मदा घाटी में। वहाँ से ये है जो ये होमो इरेक्टस मानव का ही अवशेष है। किसका, होमो इरेक्टस जो मानव है, कपी मानव है, उसी के ये अवशेष हैं जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। और जो होमो इरेक्टस मानव है ये लगभग 5 फीट का, इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है, 5 फीट। हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स की देख चुके हैं, उसकी जो लंबाई थी कितनी थी, 4 फीट। अब लेकिन इसकी होमो इरेक्टस की जो लंबाई है कितनी है, 5 फीट। और कपाल गुहा क्षमता में भी वृद्धि हुई है। जो देखिए ये अंतर हमें देखना है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसकी कपाल गुहा क्षमता कितनी थी, 750 से लेकर के 450 से लेकर के 700 घन सेंटीमीटर। और होमो इरेक्टस जो मानव है इसकी जो कपाल गुहा की क्षमता है वो कितनी है, 775 से लेकर के 1300 घन सेंटीमीटर। तो ये प्रमुख अंतर हैं। और जो ये प्राचीनतम द्विपद मानव जो होमो इरेक्टस मानव है इनको प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है, क्योंकि ये अपने 2 पैरों पर आसानी से खड़े होकर, और इनकी पीठ भी अब सीधी हो चुकी है, बैक है जो वो सीधी हो चुकी है, तो ये इसको प्राचीनतम द्विपद मानव भी कहा जाता है। और हाथों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना भी सीख गया। और जो चेहरा है, चेहरे में भी थोड़ी अंतर आया, चेहरा थोड़ा गोल हो गया, दांत और छोटे हो गए। और इसी टाइम पर कभी जो होमो इरेक्टस मानव है या पिथेकैंथ्रोपस जो मानव है इसने आग का आविष्कार भी किया। इसी टाइम पीरियड में आग का आविष्कार भी हुआ, आग से मानव परिचित हुआ। अब हम देखते हैं होमो सेपियन निएंडरथाल। तो जो होमो सेपियन निएंडरथाल जो मानव है ये जो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पर जो मानव विकास करके अपने पिछले 2 चरण को पार करके आया। और होमो सेपियन निएंडरथाल इसमें कुछ लक्षणों में परिवर्तन आया, तो ये नाम दिया गया। जो जर्मनी के निएंडरथाल
निएंडर घाटी का जर्मन नाम है निएंडरथाल, उसी के नाम पर जो ये नामकरण है वो किया गया है, होमोसेपियन निएंडरथाल। अब इसकी निएंडरथाल जो मानव है, इसके हम भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये इसका व्यापक भौगोलिक वितरण है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका सभी जगह इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो मानव कद है, और जो पहले हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस का देखा था 4 फीट और होमो इरेक्टस का 5 फीट, और ऐसे ही ये सामान्य इसका जो कद है होमो इरेक्टस के समान। और कपाल गुहा के मामले में देखिए जो कद है ये तो इसका 5 फीट के लगभग था। कितना था? 5 फीट। जो हम पिछला चरण देखा था हमने होमो इरेक्टस, उसकी लंबाई कितनी थी उस मानव की? 5 फीट। तो जो होमोसेपियन निएंडरथाल है इसकी लंबाई भी लगभग 5 फीट है। लेकिन यदि हम कपाल गुहा क्षमता की बात करें तो ये अपने अगले चरण जो हम आगे पढ़ेंगे क्रो-मैग्नन मानव, उसके बराबर है। ठीक है, तो ये इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। अब हम देखते हैं कि ये जो मानव है होमोसेपियन खड़ा तो चलता था, अपने हाथों का मुक्त प्रयोग भी करना सीख गया था, लेकिन ये क्या है, गर्दन झुकाकर चलता था। कैसा चलता था? गर्दन झुकाकर। इसका चेहरा है जो चौड़ा था अभी भी, और अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव था। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो होमो इरेक्टस जो मानव है उसके समय में क्या आग का आविष्कार हुआ, और जो मानव विकास का ये थर्ड चरण है जो निएंडरथाल, इसके समय में जो मानव है इसने अंतिम संस्कार करना सीखा। पहली बार जो मानव है अंतिम संस्कार, इसके पहले के जो मानव है वो अंतिम संस्कार से परिचित नहीं थे। यदि किसी की मृत्यु हो भी जाती थी तो खुले में छोड़ देते थे, जैसे कि जानवर डले रहते हैं ऐसे ही पिछले जो मानव है वो करते थे। लेकिन इस टाइम पर जो होमोसेपियन निएंडरथाल है इसने अंतिम संस्कार करना सीखा, और ये जो निएंडरथाल मानव है यही वो मानव है जिसने अंतिम संस्कार पहली बार किया। और इसी टाइम पर चमड़े के बने कपड़ों, चमड़े के और जो पौधे पेड़ हैं उनकी पत्तियों से कपड़े, शरीर ढकना प्रारंभ किया। किसने? निएंडरथाल मानव ने। और आग से परिचित जरूर हो चुके थे, लेकिन इस टाइम पर जो मानव है इसने आग का बहुविध प्रयोग, विभिन्न प्रकार का प्रयोग करना सीखा। अब आते हैं हम विकास के अगले चरण पर, जो कि है होमोसेपियन सेपियन या फिर क्रो-मैग्नन मानव। तो हम बात करते हैं क्रो-मैग्नन मानव की, जिसका जो टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। अब ये जो मानव है ये आधुनिक मानव है, जिसे होमोसेपियन अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। होमोसेपियन, क्रो-मैग्नन, चांसलेट, प्रायः सभी जगह ग्रिमाल्डी, इन नामों से इसे जाना जाता है। जो अब का मानव है, जो क्रो-मैग्नन मानव है, ये इसका जो कद है लगभग 1.80 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक था, और कपाल गुहा क्षमता इसकी लगभग 1590 घन सेंटीमीटर थी। और कपाल गुहा क्षमता इतनी ही किसकी? होमोसेपियन निएंडरथाल की थी। और जो ये मानव है क्रो-मैग्नन, ये सीधा खड़ा होकर चलने वाला था। अब ना ही ये गर्दन झुकाकर चलता था, और ना ही इसकी जो ये खड़ा होना तो पहले के चरण में ही सीख चुका था, लेकिन निएंडरथाल जो मानव है वो गर्दन झुकाकर चलता था। लेकिन अब विकास के इस चरण में जो मानव है ये ना तो गर्दन झुकाकर चलता था, और इसका सिर है जो लंबा था, चेहरा बड़ा था, नाक में भी देखिए कुछ परिवर्तन आया, नुकीली उभरी हुई ठुड्डी और उत्तल अग्रभाग। जो मस्तिष्क है ये भी इनका जो वानर से यदि तुलना की जाए तो उसकी अपेक्षा ये अब पूरा मानव बन चुका था। अब इन्हीं से मानव की अन्य प्रजातियां हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे काकेससी, मंगोलॉयड, नीग्रो, इनका विकास हुआ। तो ये विकास के 4 चरण थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, होमो इरेक्टस,
होमोसेपियन, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन मानव, ये विकास के 4 चरण थे। अब इनमें लक्षणों के परिवर्तन के आधार पर और जो मानव है, मानव ने अपने ये विकास के चरण पूर्ण किए और कभी एक लंबा सफ़र तय करके जो मानव है बानर से अपने मूल रूप मानव की आकृति में आ पाया। देखिए, हमने मानव के विकास के 4 चरण देख लिए। अब हम बात करते हैं पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम देख चुके हैं कि उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जब मानव के पास कोई लिपि नहीं थी। अब मानव विकास ही कर रहा था। मानव तो बानर से कहाँ मानव बनने के क्रम में था, अभी तो मानव का विकास चल रहा था। तो मानव ने जिन जिन उपकरणों का प्रयोग किया उनके आधार पर, उपकरण भी कौन से, मानव ने अधिकांश पत्थर के उपकरण उपयोग किए। तो इसी कारण इस काल को क्या कहा गया, पाषाण काल। अब पाषाण काल है जो इसको जो उपकरण हैं उनके आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है वो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के टाइम है जो उसे पुरापाषाण काल कहा गया। और 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा गया, मध्य पाषाण काल। और 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो नवपाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है जो वो नवपाषाण काल कहा गया। ये सारा जो डिवीज़न है, विभाजन है, ये जो पत्थर के उपकरण हैं उनके आधार पर किया गया है, उनमें बदलाव के आधार पर। अब जो पुरापाषाण काल है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल। अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल है जो, इसको समझने से पहले हम देखते हैं, हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट की। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं जो, ये इन्हें कहा जाता है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। क्या कहा जाता है इन्हें, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं जो, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इन्होंने तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिला में के पल्लवरम नामक पुरास्थल से, कहाँ से, तमिलनाडु से, राज्य याद रखें केवल, तेरह मई 1863 ईस्वी को लैटेराइट के जमाव से एक हस्त कुठार खोज निकाला। इन्होंने जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इन्होंने तमिलनाडु राज्य से 13 मई 1863 को क्या, एक हस्त कुठार खोज निकाला। और ये जो भारत में पहला जो क्या कह सकते हैं हम इसे, जो पुरातात्विक साक्ष्य है पहला प्राप्त हुआ था, जो कि किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोज निकाला था। इसी कारण से इन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और जो अरुण सोनकिया हैं, इन्होंने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया है। किन्होंने, अरुण सोनकिया ने। यह भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्मिकी विभाग में कार्यरत थे और इन्होंने 1982 में, जो अरुण सोनकिया हैं, इन्होंने 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित होशंगाबाद जिले के हथनौरा से मानव मादा, अभी हम पहले भी देख चुके हैं, मानव मादा कपाल या खोपड़ी, इसको खोज निकाला था। जो हमने देखा था कि ये होमो इरेक्टस मानव का ये कपाल था मानव मादा का कपाल, और होमो इरेक्टस मानव था ये। और ये कहाँ से मिला था, होशंगाबाद के हथनौरा से। और ये किसने खोज निकाला, ये किसके सर्वेक्षण में हुआ, अरुण सोनकिया के। तो ये हमें याद रखना है ये फैक्ट।
अब हम देखते हैं पुरापाषाणकालीन मानव जीवन। तो पुरापाषाणकालीन जो मानव जीवन है वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक था। कैसा था? पूर्ण रूप से प्राकृतिक। और जो मानव है प्रधानता क्या करते थे? मुख्य रूप से शिकार, आखेटक मानव था। आखेटक का मतलब शिकारी, आखेट करना, आखेट करके ही, शिकार करके अपना जीवन जो यापन है वो करते थे। और जो कंदमूल या मांस ये सब इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वहन करते थे, जो पुरापाषाणकालीन मानव है। और आग से ये अपरिचित थे। जो पुरापाषाणकालीन मानव है इन्हें आग का परिचय, ये आग से परिचित नहीं थे। आग की जो खोज है, आग से ये कब परिचित हुए? 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में जो आग है इसका आविष्कार हुआ, या इससे जो मानव है आग से परिचित हुआ। और जो मानव है इनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि ये कहीं घर बनाकर रहते थे। ये खाना बदोशी एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ज़रूरत पड़ने पर गुफाओं में छिप जाते थे, जंगलों में, पेड़ों के नीचे, कहीं भी रहते थे। हम कह सकते हैं कि ये जानवरों के जैसा ही जीवन व्यतीत करते थे। और कुछ शैलाश्रय जैसे गुफाएं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, ये हमें वहाँ से कुछ नमूने मिले हैं, जो शैल चित्र हैं, पाषाण काल के नमूने मिले हैं। उस समय पर मानव है, जो मानव द्वारा चित्रकला का आरंभ उत्तर पुरापाषाण काल में हुआ है। जो पुरापाषाण काल है, हमने देखा कि पुरापाषाण काल के 3 चरण हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य और उच्च। तो जो भीमबेटका है वहाँ पर हम जो शैल चित्रकारी देखी गई है, तो जो उत्तर पुरापाषाण काल है उस टाइम पर क्या हुआ? चित्रकारी विकसित हुई। तब तक मानव ने विकास किया, चित्र बनाना सीखा धीरे धीरे। तो वहाँ पर जो शैल चित्र मिलते हैं, वैसे वहाँ पर हर काल के चित्र मिलते हैं। तो उत्तर पुरापाषाण काल में क्या शैल चित्रकला का विकास हुआ, आरंभ हुआ। और इस टाइम पर जो पुरापाषाणकालीन मानव है वो पशुपालन और कृषि से भी क्या थे? अपरिचित थे। और अंत्येष्टि संस्कार से भी ये अपरिचित थे। पुरापाषाण काल के विभिन्न जो प्रकार हैं, पूर्व, मध्य और उच्च, इसको हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।